नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बेचू का सेड्डा पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो उसमें कुछ हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार जाना था, उसका पूरा क्षेत्रफल जाना था कि कितना क्षेत्रफल है, क्या विस्तार है, कहाँ से कहाँ तक। जैसा मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में अरावली पहाड़ी से लेते हुए पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं और सबसे नीचे दक्षिण में यहाँ पे कन्याकुमारी में कार्डामम में इलाची पहाड़ी थी। ठीक है, इतना पहले हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आप नए वीडियो पे हैं तो जाके पहले पार्ट को देखें, तब एक प्रायद्वीपीय पठार आपको अच्छे समझ में आएगा। बीच से देखेंगे तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और यही मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर पूर्वी विस्तार ही शिलांग पठार या मेघालय में शिलांग पठार है। तो आइए दोबारा बात करते हैं कि जो उसके आगे हमने बात किया था आपसे अरावली श्रेणी के बारे में, पूरा बताया था हमने। उसके बाद हमने मालवा पठार के बारे में आपको बताया था कि मालवा पठार का कहां से कहां विस्तृत है, उसकी स्थिति कैसे है। सबसे पहले मैं बताया था आपको मेवाड़ का पठार, जो इधर पहली लाइन है, मेवाड़ का पठार। उसके बाद मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड खंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार। जितना पिछली वीडियो में बात हो चुका था। जैसे मैंने बताया भी था कि जो मेवाड़ का पठार है वो राजस्थान मध्य प्रदेश में है, फिर मालवा का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है, फिर इसके बगल में जो पड़ता है बुंदेलखंड पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वो भी, और जो बघेलखंड का पठार है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया था। आइए दोबारा आज बात करते हैं हम लोग उसके नीचे 3 लाइनें देख रहे हैं। ये मैंने बताया अरावली पर्वत श्रेणी, फिर पूरा मालवा पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेवाड़ पठार। उसके नीचे 3 लाइनें हैं, उसको हम बोलते हैं विंध्यन क्रम की श्रेणी, विंध्यन श्रेणी का पर्वत बोलते हैं उसको, या विंध्यन पर्वत माला बोलते हैं उसको। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है, अगर जब विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में जब बात आती है तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह मालवा पठार, और इसके नीचे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है नदी है, इस नदी को नाम दिया गया है नर्मदा नदी। यानी जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है वह मालवा पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब इसका पूर्व में बात होता है, जब इसका पूर्व विस्तार हम देखते हैं तो बिहार तक फैला हुआ, बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। ठीक है, ये बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। इसको पूर्व में भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों से जाना जाता है। तो इतना इसको ध्यान रखिएगा विंध्यन पर्वत श्रृंखला में कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश फैला हुआ है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी है मिर्जापुर में, इलाहाबाद से हटते हुए, तो इसको देखिएगा कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश फैला हुआ है, और इसे पूर्व में कैमूर और भांडेर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और यह बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है विंध्यन पर्वत श्रृंखला। और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नीचे आप देखेंगे नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज है, उसके नीचे ताप्ती नदी, फिर अजंता रेंज, फिर है पश्चिमी घाट पर्वत, इधर पूर्व घाट पर्वत। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं, इधर जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। उसका यह कारण भी है कि यहाँ पे जो खनिज की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध पठार यही है। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रूर प्रदेश भी बोला जाता है। कभी प्रश्न बनता है कि भारत का रूर प्रदेश कौन सा है, तो भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर का पठार है। जो छोटा नागपुर का पठार है वो अवस्थिति उसकी 2 राज्य में है। एक तो आपका पड़ेगा झारखंड में और दूसरा पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर का पठार की अवस्थिति जो है 2 राज्यों में है। छोटा नागपुर 2 राज्यों में है, एक तो पड़ेगा आपका झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल में है। तो इसको 2 प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से यही बनते हैं कि रूर प्रदेश कौन सा है। छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि खनिज की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध पठार है यह। और दूसरा कि 2 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो आपका पश्चिम बंगाल है, दूसरा झारखंड है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है कि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं छोटा नागपुर पठार से। एक तो दामोदर नदी निकलती है, दूसरी निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। जो दामोदर नदी निकलती है वह छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच काटती है। दामोदर नदी जो निकलती है ऐसे, जो दामोदर नदी निकलती है वो छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच काटती है। और जो ऊपर का भाग है, जो ऊपर का भाग है उसे हम लोग हजारीबाग पठार कहते हैं। हजारीबाग पठार, ऊपर के हिस्से को हम लोग हजारीबाग पठार कहते हैं, और नीचे के हिस्से को, दक्षिण के हिस्से को हम लोग बोलते हैं रांची का पठार।
रांची का पठार, यानी दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच काटती है। उत्तर के भाग को हम लोग हजारी बाग पठार करते हैं, दक्षिण के भाग को हम लोग रांची का पठार करते हैं। रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। जो रांची का पठार है वह संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय क्या होता है? संप्राय मतलब कि जहाँ पे चट्टानी नुकीले मतलब चट्टानी ऊंचे स्थल नहीं पाए जाते हैं, एकदम समतल है, फ्लैट है, थोड़ा मैदानी इलाका टाइप का है, इसलिए उसको संप्राय मैदान बोला जाता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा कि जो दामोदर नदी है रांची के पठार छोटा नागपुर पठार को दो भागों में काटती है। ऊपर के भाग को हजारी बाग पठार, नीचे के भाग को रांची का पठार कहते हैं। और उसमें जो स्वर्णरेखा, एक मैंने बोला कि स्वर्णरेखा नदी भी है। स्वर्णरेखा नदी भी दामोदर नदी से यहीं से निकलती, छोटा पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी पे जो झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। किसी जगह मैंने देखा, किसी प्रश्न में पूछा गया था जो झारखंड की राजधानी रांची है किस नदी के तट पर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकल रही छोटा नागपुर पठार से? दो नदियां निकल रही है छोटा नागपुर पठार से। कौन कौन सी? एक दामोदर नदी निकल रही है, दूसरी स्वर्णरेखा नदी निकल रही है। दामोदर नदी बीचों बीच काट रही है, स्वर्णरेखा पे ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। इसको रूर प्रदेश भी कहते हैं। उसके नीचे देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन है, इसको महानदी कहते हैं। यहीं पे महानदी बेसिन बनता है जो छत्तीसगढ़ में है। महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ में है, महानदी भी अपना जल किधर गिराती है? इधर पूर्व की तरफ गिरा रही है, यानी जो जल का फ्लो है इस तरफ है। तो महानदी में इंपॉर्टेंट फैक्ट यह बनता है कि महानदी बेसिन में जो है छत्तीसगढ़ में, यह धान के उपजाऊ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी मिट्टी यहाँ पे होती है। ये विश्व प्रसिद्ध धान के उपजाऊ के लिए, जो धान का प्रोडक्शन होता है, धान का जो पैदावार होता है, इस जो महानदी बेसिन है वहां सबसे ज्यादा होता है, इसलिए विश्व प्रसिद्ध है। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो महानदी छत्तीसगढ़ से गुजर के आती है, जो छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है, वह धान की प्रोडक्शन के लिए, धान के उपजाऊ के लिए बहुत ज्यादा बहुत अच्छी मिट्टी रखता है। इसलिए यहाँ धान का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है महानदी बेसिन की वजह से। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो आप देख रहे हैं कुछ नदियां इधर से इधर जा रही हैं। हाँ, कुछ नदियों का फ्लो ऐसे है, ठीक, और कुछ नदियों का फ्लो इस तरफ है। ये चीज आप समझिएगा कि नदियों का फ्लो कहीं ऊपर है तो कहीं इस साइड है, कहीं इस साइड है। तो देखिए नदियां का फ्लो क्या दिखाता है? नदियों का फ्लो जो है ढाल दिखाता है। जिधर ढाल रहेगा नदियां उधर ही जाएंगी। पानी किधर जा पाता है? जिधर ढाल रहेगा पानी उसी साइड बहता है। तो नदियां भी वही करती हैं, जिधर ढाल रहेगा पानी उधर ही बहेगा। तो ये नदियां क्या शो कर रही हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर का भाग है, नदियां उत्तर का जो भाग है वो उसका ढाल किधर से झुका हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर का भाग का जो है ढाल उत्तर की तरफ झुका हुआ है, इसलिए जो नदियां यहां से निकलती हैं उत्तर की तरफ चली जाती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण का जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण का जो भाग है, उसका ढाल किधर है? पूर्व की तरफ। क्योंकि अब देख रहे हैं नदियां इधर सब बह रही हैं, इधर आखिर ढाल होगा तब तो नदियां इधर बहेंगी। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तर का भाग है, उसका जो उत्तर का ढाल है वो उत्तर की तरफ है, और प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण का जो ढाल है वो पूर्व की तरफ है। क्यों? क्योंकि भाई नदियों का ढाल हमने बता दिया कि नदियां इधर जा रही है मतलब ढाल इस साइड है, और इधर नदियां ऊपर जा रही है ढाल इस साइड है। बस यहाँ देखिएगा कि जो मैंने बताया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नर्मदा, सतपुड़ा रेंज, उसके बाद ये ताप्ती नदी, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ढाल इसका इस साइड है, पश्चिम की तरफ, इसलिए नर्मदा और ताप्ती नदी अपना जल कहाँ गिरा रही है? खंबात की खाड़ी में गिरा रही है। और बाकी कहाँ गिरा रही है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही है। तो इसको एक बार आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपसे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये बहुत प्राचीन है, यानी हिमालय से ही बहुत प्राचीन है। तो हिमालय में देखिएगा, हिमालय एरिया में अधिकतर भूकंप आते रहते हैं। जैसे नेपाल वोपाल बहुत ज्यादा प्रोन एरिया है भूकंप का। तो भूकंप आखिर क्यों आता रहता है? भूकंप इसलिए आता रहता है क्योंकि भी जो उसकी आंतरिक स्थिति है, क्योंकि अभी भी उत्थान हो रहा है धीरे धीरे। मैं बताया था कि जो है उत्तर पूर्व की तरफ अभी भी उत्थान हो ही रहा है। मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इधर से उत्तर पूर्व विस्तार हुआ, आगे टूट के अफ्रीकन प्लेट आगे जुड़ गया यहाँ पे। तो जो आंतरिक स्थिति है अभी हिमालय की भी अभी शांत नहीं हुई है। तो जब आंतरिक स्थिति कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उसमें हमेशा आप देखेंगे कि वहां पे मतलब आता रहेगा। जितना इधर हिमालयी एरिया जो है
जितना इधर हिमालय एरिया है और जितना प्रायद्वीप पठार का एरिया है, प्रायद्वीप पठार पे भूकंप नहीं आता है। हिमालयी एरिया पे आप देखेंगे ज्यादा भूकंप आता है। उसका बस वही कारण है कि आंतरिक रूप से यहाँ पे अभी कांस्टेंट स्थिति नहीं है और प्रायद्वीप पठार बहुत प्राचीन है, इसलिए यहाँ पे जो है भूकंप बहुत कम आता है अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाता हो। जैसे लातूर को छोड़ दिया जाए या एक जगह और जैसे गुजरात के भुज में अगर छोड़ दिया जाए अपवाद के रूप में, लेकिन प्रायद्वीप पठार का ऐसे भूकंप आता नहीं है क्योंकि बहुत प्राचीन है और इसकी आंतरिक स्थिति बहुत शांत है। और जस्ट उसका अपोजिट हिमालय साइड में है जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे क्या नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला मैंने बताया था, वहां पे अभी भी जो है बहुत ज्यादा भूकंप आता रहता है। ये दोनों फैक्ट को थोड़ा याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग छोटा नागपुर पठार बात कर लिया हम लोगों ने, अरावली बात किया, मालवा के पठार के बारे में पूरा बात कर लिया, अब विंध्यम के पर्वत श्रृंखला के बारे में बात किया। अब आइए देखते हैं नीचे जो ये पर्वत श्रृंखला 3 रूप में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में है, अरे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा रेंज जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से है। सतपुड़ा रेंज मुख्य रूप से 3 पहाड़ियों के रूप में दिखता है। ये जो पहली पहाड़ी है इसे बोलते हैं हम लोग राजपीपला, जो पहली पहाड़ी है उसे हम लोग बोलते हैं राजपीपला। दूसरी पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं महादेव, तीसरी पहाड़ी को हम लोग बोलते हैं मैकाल। सतपुड़ा रेंज जो है 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तार है इसका। जो पहली पहाड़ी है सतपुड़ा रेंज की उसको हम लोग बोलते हैं राजपीपला। ये राजपीपला है, राजपीपला के बाद महादेव है, अरे सॉरी राजपीपला है, राजपीपला महादेव, महादेव के बाद मैकाल है। ये तो ऊपर विंध्यम पर्वत श्रेणी है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो राजपीपला से तो ज्यादा कोई प्रश्न बनता नहीं है। महादेव पर देखिएगा सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहीं पे स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी धूपगढ़ यहीं पे स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी महादेव पर्वत श्रेणी पे स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़ शिखर, धूपगढ़ पर्वत चोटी, जो यहीं पे पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी है। इस पर देखिए यहाँ पे भी एक आपको पर्वत श्रृंखला दिख रहा होगा मैकाल पे, हमने बोला राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम लोग बोलते हैं अरे मैकाल की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसको हम लोग कहते हैं अमरकंटक। ये अमरकंटक पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में। तो जो मैकाल पर्वत श्रेणी पे जो अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, वहीं से 2 नदियां निकलती हैं। उन नदियों का नाम है, एक देख रहे हैं नदी इधर निकल रही है, एक नदी ऊपर जा रही है। ये जो ऊपर नदी जा रही है जाके गंगा नदी में जाएगी, उसको बोलते हैं सोन नदी। अमरकंटक से 2 नदियां निकल रही हैं, एक गंगा सोन नदी निकल रही है और दूसरा निकली नर्मदा नदी। कहने का मतलब जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज का विस्तार 3 पहाड़ियों के रूप में है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। महादेव पर सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ स्थित है, वहीं पे पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी पर अमरकंटक पर्वत चोटी स्थित है जो कि मैकाल रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अमरकंटक पर्वत श्रेणी से ही 2 नदियां निकलती हैं, सोन नदी और नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए खंभात की खाड़ी पर जल गिराती है और सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट हुआ सतपुड़ा रेंज से। तो आइए उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि सतपुड़ा रेंज हो गया। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा इसमें, इसके नीचे आप देख रहे होंगे कि जो महानदी बेसिन ने बताया उसके नीचे देखिए एक और पठार आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार बोलते हैं इसको, दंडकारण्य। दंडकारण्य पठार, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद जो पूरा एरिया है वाला, इसको हम लोग दक्कन ट्रैप बोलते हैं। मैंने दक्कन ट्रैप के बारे में बताया था कि दक्कन ट्रैप किसका एग्जांपल है, ट्रैपिंग वोल्केनिक पठार का। ऊपर का पठार जो था हजारी, यहाँ पे जो बताया था मैंने तिब्बत का पठार या पामीर का पठार जो बताया था मैंने, वह विवर्तनिकी पठार का एग्जाम्पल था। तो जो दक्कन ट्रैप का पूरा एग्जाम्पल है, जो दक्कन ट्रैप यहाँ पे है पूरा, दक्कन ट्रैप के अंदर ही दंडकारण्य पठार आता है। दंडकारण्य पठार के अंदर ही बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टीन का भंडार है भारत में एकमात्र जो टीन का भंडार है वह बस्तर के पठार से ही मिलता है। बस्तर का पठार कहाँ स्थित है,
दंड कारण्य पठार में स्थित है। दंड कारण्य पठार की स्थिति कहाँ है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। दंड कारण्य जो पठार है वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंड कारण्य पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है, जहां से जो भारत का जो एकमात्र जो टीन का भंडार है वह बस्तर के पठार से ही मिलता है हमको। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत और एक पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में बात करेंगे, पूर्वी घाट पर्वत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक बार थोड़ा सा इसको रिकॉल में करवा दे रहा हूं आपको। देखिए, पहले हम लोगों ने बात किया अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात किया। गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू टीला तक सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी? गुरु शिखर था, 1722 मीटर। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें बना। उसके बाद देखिएगा मालवा पठार, मैंने बताया था आपको, मालवा पठार हो गया, और ये आपका मेवाड़ का पठार हो गया, फिर बुंदेलखंड का पठार हो गया, फिर बघेलखंड का पठार हो गया। तो मालवा के पठार में एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है कि मालवा के पठार को जैसे जो और से देखिए ऊपर नदी बह रही है, इस नदी को चंबल नदी कहते हैं। तो मालवा के पठार से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, काली नदी हो गई, सिंध नदी हो गई। बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो कि इसी की सहायक नदी है। जैसे छिपरा नदी हो गई, छिपरा नदी की चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये सब सारी नदियां जो है मालवा के पठार को इतना काट छाट दी है कि पूरा वहां पे अनउपजाऊ मिट्टी हो गया है, पूरा अनउपजाऊ मिट्टी हो गया है और उबड़ खाबड़ हो गया है। मतलब जो समतल भूमि नहीं रह गया, जो मालवा के पठार को उन्होंने काट दिया, पूरा ऐसे ऐसे भूमि हो गया, समतल भूमि नहीं रह गया। बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, उन्हीं खड्डों को हम लोग क्या बोलते हैं? अवनालिका बोलते हैं। नाली या अवनालिका बोलते हैं, अवनालिका बोलते हैं या नाली बोलते हैं। आपने बिहार का नाम सुना होगा, जो बिहार आपने कहीं मूवियों में देखा होगा, बिहार डाकू, चंबल के डाकू जो बोला जाता है। तो चंबल नदी के आधार पर ही मालवा के पठार को इतना काट दिया है कि बिहार टाइप का हो गया है और अनुपजाऊ मिट्टी है वहां पे। ठीक है, और जो खड्डे पाए जाते हैं, जो नालियां टाइप का, मतलब ऐसे ऐसे घुमावदार रास्ते हैं, जो मिट्टी है समतल नहीं है, उसी को हम लोग अनालिका कहते हैं उन गड्ढों को। तो इतना मालवा पठार को देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा विंध्यन पर्वत श्रेणी। मैंने बताया विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। जब इसका जो पूर्व विस्तार थोड़ा सा, इसको पूरे मतलब विंध्यन पर्वत श्रेणी मतलब उत्तर प्रदेश में, थोड़ा थोड़ा बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है। तो ज्यादातर इसका जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो पूर्व में इसका विस्तार है, इसको हम लोग पूर्व में भांडेर और कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। विंध्याचल की पहाड़ियां हैं जो मिर्जापुर में, वह विंध्यन पर्वत श्रृंखला के ही श्रेणी है। ठीक है, और सासाराम तक, बिहार सासाराम तक फैला हुआ है। उसके बाद मैंने बात किया छोटा नागपुर पठार का। छोटा नागपुर पठार मैंने बताया कि इसको भारत का रूट प्रदेश कहते हैं। भारत का रूट प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनिज की दृष्टि से यह बहुत ज्यादा समृद्ध पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक दामोदर नदी हो गई, दूसरी हो गई स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार को बीचों बीच काटती है। उत्तर के भाग को हम लोग हजारीबाग पठार कहते हैं, दक्षिण के भाग को हम लोग रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार जो है संप्राय का उदाहरण है। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी थी। स्वर्णरेखा नदी क्या कर रही थी? स्वर्णरेखा नदी जो है, जो झारखंड की राजधानी रांची है, वह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। पूछा गया कि जो झारखंड की राजधानी रांची है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। ये हो गया। उसके बाद दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार पूरा दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार आता है, जो टीन का एकमात्र भंडार है भारत में, इसी में बस्तर का पठार। और उसके बाद हमने बात किया नीचे सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज में पहला जो पर्वत चोटी थी, पर्वत श्रृंखला थी, राजपीपला, महादेव, मैकाल। महादेव जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ी थी, वह कहाँ स्थित है? महादेव पे। और मैकाल की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है अमरकंटक। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक सोन नदी उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी मिल जाती है, और एक यहाँ पे देखिए आप नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अपने पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने बात किया नीचे देखिए ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी भी इधर पश्चिम की तरफ बहते हुए खंबात खाड़ी में जल गिरा रही है। सतपुड़ा रेंज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते नोट डाउन कर लीजिएगा कि सतपुड़ा जो पर्वत रेंज है, जो सतपुड़ा पर्वत रेंज है, वह भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत मतलब जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला हो गई सतपुड़ा रेंज। ठीक है, एक नदी इधर से बहती चली गई, एक नदी इधर से बह रही है, एक नदी इधर से बह रही है। ठीक,
यानी एक नदी इस साइड से बहते हुए ऊपर से आ रही है, एक नदी इस साइड से बहते हुए आ रही है। तो इन्होंने इस नदियों ने इसको इतना काट दिया, पहाड़ पर्वत श्रेणी को इतना काट दिया, नदियां विस्तार करती गई काटते 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 काटते, तो इसको इन्होंने इतना विस्तार कर दिया, इतना काट दिया कि ये ब्लॉक के रूप में हो गया। ठीक है, यानी दो नदियों के बीच में स्थित पर्वत, जब दो नदियां अपना भ्रंश बना के बहेगी, दो नदियां अपना भ्रंश बना के मतलब अपना नाइट आपका ऐसा बना के घाटी बना के बह रही है, जब दो नदियां अपना घाटी बना के बहेंगी तो बीच में पर्वत शेष पर्वत बचा रहेगा। किनारे किनारे पूरा उन्होंने काट दिया नदियों ने, बीच में जो शेष पर्वत हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी है। जो सतपुड़ा रेंज है वह दो नदियों के बीच बसा हुआ है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि भारत में 3 ऐसी नदियां हैं जो अपना भ्रंश बना के बहती हैं। भारत में ऐसी 3 नदियां जो अपना भ्रंश बना के बहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई और दामोदर नदी। दामोदर नदी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। भारत में ऐसी 3 नदियां हैं जो अपना भ्रंश बना के बहती हैं, अपना घाटी बना के बहती हैं। उन नदियों का नाम है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। दामोदर नदी पूर्व में अपना जल गिराती बंगाल की खाड़ी में, और ये दोनों नर्मदा ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहते हुए खंभात खाड़ी में जल गिराती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो तो लिख लीजिएगा इसको कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। 3 ऐसी नदियां हैं जो अपना भ्रंश बना के बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। इतना आज इंपॉर्टेंट सब कुछ उसमें कवर हो गया है। बस इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत की। इसके बाद प्रायद्वीप पठार लगभग खत्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसके बाद छूट गया कि जो मैंने पिछली वीडियो से बताया भी था कि इसको जो है शिलांग पठार बोलते हैं हम लोग, जो मेघालय में स्थित है। तो यह भी प्रायद्वीप पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीप पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। आप देख रहे हैं, मतलब यहीं से टूट के ये अलग हो गया, इधर हो गया। तो यह शिलांग का पठार बोला जाता है इसको। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जंतिया, और 2 पहाड़ियां ऊपर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं असम में, यह असम में है, इसको बोलते हैं मिकिर और रेंगमा। तो प्रायद्वीप पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। इसको शिलांग पठार पे स्थित है, जिसको गारो, खासी, जंतिया पहाड़ी बोलते हैं। 2 पहाड़ियां असम में है, मिकिर और रेंगमा। तो इन दोनों के जो बीच का एरिया है, मतलब ये राजमहल की पहाड़ियां मैंने बताया था आपको, पूरा यहाँ राजमहल की पहाड़ी है, उसके नीचे तो फिर था पठार। तो इन दोनों के बीच को हम बोलते हैं मालदा गैप या राजमहल गारो गैप। ये गारो पहाड़ी हो गई, इधर राजमहल की पहाड़ियां हो गया, तो इसके बीच के जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप कहलाता है, या कहलाता है वो मालदा गैप। तो कभी के प्रश्न बनता है यहाँ से कि आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो प्रायद्वीप पठार का ही भाग है, प्रायद्वीप पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है शिलांग पठार। शिलांग पठार पे 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जंतिया, और 2 पहाड़ियां हैं असम में, जिसको कहते हैं मिकिर और रेंगमा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका प्रायद्वीप पठार के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बात करेंगे पश्चिमी घाट पर्वत जो बचा हुआ है और पूर्वी घाट पर्वत बचा हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए। अगर कहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या कुछ मुझसे स्किप हुआ है, उसके बारे में कमेंट करिए, उसके बारे में पुनः चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।